अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अब तक कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 40 अफराद हलाक और 1500 से ज़्यादा लोग छर्रे और आंसू गैस के शेल लगने से ज़ख्मी हो चुके हैं। नाजरीन, 6 दिन से कर्फ्यू नाफिज है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक पाबंद सलासिल हैं और इस्लामी ममालिक उतने ही सख्ते में है कि जितना कि इस मामले का अहम फरीक पाकिस्तान। सऊदी अरब ने यमन में फ़ौजें उतारने के लिए पाकिस्तान से रुजू किया। मसला कश्मीर के जिसमें पाकिस्तान अहम फरीक है, खादिम हुरमैन शरीफ खामोश हैं। 57 यानी कि 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम सुमन बुकमन उमियन है और ख़ुद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सबसे दिलचस्प है। मुस्तकबिल मंदूब मलिहा लोधी साहिबा का मुज़म्मती बयान UN के जनरल सेक्रेटरी बान की मून की मुज़म्मत के 4 दिन बाद आया और हुकूमत पाकिस्तान ने कर्फ्यू के 7वें दिन यानी कि कल काबीना के इजलास का एजेंडा कश्मीर रखा है। हाँ, अलबत्ता अब की बार भी अस्करी क़यादत बाजी ले गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया मसला कश्मीर का हल तलाश, इस इशू को रिजॉल्व कराए और खित्ते में अमन के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद तस्लीम करे। और वो कश्मीर कमेटी कि जो पिछले 23 सालों से मौजूद है, जिसके चेयरमैन की तनख्वाह और मरात और प्रोटोकॉल वफाकी वजीर के बराबर और रिहाइश इस्लामाबाद मिनिस्टर एन्क्लेव में महल नुमा, मकसद कश्मीर में होने वाले मजालिम पर दुनिया को मोबिलाइज करना। 2008 से 2013 तक काम इसका। हुर्रियत रहनुमाओं की अयादत, ताज़ियत और मुज़म्मत के 100 से ज़ायद बयानात। That's it, बस। 2012 से 2016 के दरमियान सिर्फ 3 मीटिंग्स हुई हैं स्पेशल कमेटी की। गुज़िश्ता रोज़ चौथी मीटिंग हुई कि जो उसके बाद जो खबर सामने आई और शायद सुर्खी बनी वो ये कि धरने जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं। नाज़रीन, कश्मीर कमेटी की जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या इस कमेटी का काम सिर्फ सिफारिशात मुरत्तब करना है या मुज़म्मत करना है? कश्मीर कमेटी ने मसला कश्मीर को किन किन इस्लामी ममालिक के सामने उठाया है, किस किस को मोबिलाइज किया है? क्या भारत में बैठी सिविल सोसाइटी और इंटेलिजेंसिया जो आज पहली दफ़ा प्लेबिसाइट के हक में बात कर रही है उनको ऑन बोर्ड लाए हैं? OIC खामोश क्यों है? आलमी दुनिया को मसला कश्मीर पर संजीदा करने में कमेटी का क्या किरदार रहा है? कश्मीर कमेटी का इख्तियार कितना है? और इन सब पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इसी स्पेशल कमेटी ऑन कश्मीर के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, पहले तो फरमाइएगा कि अब आप सुन रहे हैं, छप भी रहा है और बात भी हो रही है कि स्पेशल कमेटी ऑन कश्मीर एसेंशियली डिसफंक्शनल हो चुकी है, इसको रहना ही नहीं चाहिए या सिरे से चेयरमैन ही तब्दील कर देना चाहिए। आपका रद्द अमल क्या है सर? मैं आपका सवाल पूरा नहीं समझ सका हूँ, आपकी आवाज़ कटती रही है। जी सर, आपने आज सुना और पढ़ा भी होगा कि पिछले आज 6ठा दिन और अब फिक्र ये होने शुरू हो गई है, बहस ये छिड़ गई है कि स्पेशल कमेटी ऑन कश्मीर रिडंडेंट हो गई है, डिसफंक्शनल है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए या सिरे से इसकी चेयरमैनशिप जो है वो तब्दील कर देनी चाहिए। आपका रद्द अमल? इस पर मेरा कोई रद्द अमल नहीं है, नो कमेंट्स। सर, फिर ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हो रही हैं उनमें वजन है कि इसमें इंटेलिजेंसिया इंक्लूड करें या दीगर लोगों को इसके ऑन बोर्ड लाया जाए? सर, बिकॉज सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 6 करोड़ रुपए का एक बहुत भारी फंड है, एक भारी बजट है इस स्पेशल कमेटी का। एंड ये भी कहा जाता है कि तमाम तर जो आपकी कमेटीज़ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महंगी तरीन कमेटी ये कमेटी है और उसके इवज़ दिखाई कम दे रहा है। देखिए, इस किस्म की जो कमेटी की मामलात हैं, आपको पता है कि मैं कश्मीर कमेटी को इन कैमरा रखता हूं और पार्लियामेंट के अरकान जो हैं वो उसके बड़े संजीदा लोग हैं। ऐसी कोई बात आज तक पार्लियामेंट के अंदर या कश्मीर कमेटी के अंदर सामने नहीं आई है। तो जब हमारी कमेटी जो है इन कैमरा है, हम भाइयों की तरह आपस में बैठकर मामला डिस्कस करते हैं और आज तक कोई एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हम इख्तिलाफ़ राय की बुनियाद पर उठे हों आपस में, या हमने कोई फ़ैसला अक्सरियत की बुनियाद पर आज तक किया हो। तमाम फ़ैसले हमारे इत्तिफ़ाक़ राय से होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक ख़ुसूसी कमेटी है, ख़ुसूसी कमेटी के इजलास रोज़ रोज़ नहीं हुआ करते। एक ख़ास इशू आता है, उस इशू के ऊपर फिर हम ज़रूरत महसूस करते हैं और हम तो 6 करोड़ रुपए भी होते हैं तो वापस करते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी अखराजात कम अज़ कम हों। हम बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया में अपनी वफूद भी भेजते हैं, अफ्रीका में भेजते हैं, यूरोप में भेजते हैं, एशिया के ममालिक में हम भेजते हैं और उस एतबार से ज़ाहिर है जी कि
بیرونی ممالک کے اخراجات تو اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تو آج تک وہاں پر شاپنگ تک بھی نہیں کی ہے کہ ہم کوئی اپنے لیے ذات کے لیے کوئی 2 روپے خرچ کریں ان میں سے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس آن نیوز آئی۔ واپس آنے کا شکریہ۔ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ مولانا صاحب، میری امید ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی اب؟ جی آ رہی ہے۔ مولانا صاحب فرمائیے گا کہ آج چھٹا دن ہے، آپ نے 19 کو جو کشمیر کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے، مدعو کیا ہے سب کو، وہ آج آپ نے احکامات جاری کیے ہیں، تو مولانا صاحب ایک تو پہلے 3 سالوں میں صرف 3 اجلاس اور اب کی بار بھی چھٹے دن بلانا تھوڑی دیر نہیں کر دی؟ دیکھیے عید کے دن تھے، ہم دیہاتوں میں ہوتے ہیں، شہروں میں نہیں ہوتے۔ وہاں سے میں پہنچتی ہی میں نے سب سے پہلے اسلام آباد میں حریت کانفرنس اور کشمیر جہاد کونسل کے وفد سے ملاقات کی، ان سے تفصیلات معلوم کی، وہاں کی تفصیلات معلوم کرنے کے بعد میں یہاں سے فوراً لاہور چلا گیا۔ اگلے ہی روز میں نے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی اور اس حوالے سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا۔ ان کے آفس نے بھی بیان جاری کیا، میں نے بھی پریس سے گفتگو کی، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد جو ہی آج میں ابھی راستے میں تھا اسلام آباد آنے کے لیے، تو میں نے ان کو ہدایات جاری کی کہ آپ فوری طور پر کشمیر کمیٹی کا بھی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے اس وقت، تو اپنے اپنے حلقوں سے ممبران کو یہاں بلانا، ان کا یہاں پہنچنا، تو 1-2 دن تو ان کو دینے پڑتے ہیں نا جی۔ اچھا سر، بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں تنقید اتنی آ رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کی کمیٹی مذمتی اور تعزیاتی بیانات سے آگے نہیں جاتی۔ سر جس طرح کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جس طرح کی ایک پرسسٹنٹ گلوبل کیمپین کے لیے آپ کی منسٹری جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، جس کے لیے 6 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا تھا، اور اتنے زیادہ پرکس ہیں، آپ کو ایک فیڈرل منسٹر کی حیثیت حاصل ہے، اس کے پرکس حاصل ہیں، تو سر لگ رہا ہے کہ اس کے عوض کام کم ہے، تعزیاتی بیان ہے۔ سر فار انسٹنس آج میں بیٹھی لسٹ بنا رہی تھی مولانا صاحب، 60-65 بڑے ہائی پروفائل لوگ بھارت کے میری لسٹ میں موجود ہیں انٹیلیجنسیا میں سے، کہ جو بہت ایکٹیو ہیں اور آج پہلی بار آوازیں اٹھا رہے ہیں بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے کہ بھئی یہ حق رائے دہی کا حق دیا جائے کشمیریوں کو، یہ یوز آف فورس غلط کر رہی ہے ہماری بھارتی سرکار۔ ان کو کبھی آپ نے ان سے رجوع کیا، ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی فار انسٹنس؟ دیکھیں میں گزارش کروں، ایک تو آپ مہربانی کریں جی، جب کمیٹی کی بات کریں تو آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور وزارت خارجہ میرے ہاتھ میں ہے، ISI میرے ہاتھ میں ہے، فوج سارا میرے ہاتھ میں ہے، ایسی بات نہیں ہوا کرتی جی۔ یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اور اس کے اختیارات نہیں ہیں، صرف یہ سفارشات دیتی ہے کسی مسئلے پر، کوئی تجویز ہو وہ مہیا کرتی ہے، یا یہ کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ لیکن میری بات تو سنو یار، میری بات تو سنو یار، اپنی بات کیے جا رہے ہو جو آپ ہمارے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سوال کر رہے ہو، سوال نہیں کر رہے ہو نا، جو ڈسٹرب کر رہے ہو جی، ڈسٹرب نہ کریں آپ مجھے۔ تو کشمیر کمیٹی کے حدود کو آپ سمجھیں، ایک تو یہ خصوصی کمیٹی ہے، ورنہ آلریڈی ایکسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے برائے امور کشمیر موجود ہے، جو مسلسل امور کے بارے میں، وہاں کی انتظامیہ کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں ایک مستقل پارلیمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی موجود ہے، جو سینٹ میں بھی ہے، جو قومی اسمبلی میں بھی ہے، لیکن یہ خصوصی کمیٹی ہے۔ خصوصی کمیٹیاں ہمیشہ ایک خاص ماحول میں خاص ضرورت کے تحت بلائی جاتی ہیں، روز روز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لوگوں کو الاؤنس مہیا کرنے کے لیے اجلاسیں بلاتے رہیں اور ممبران کو الاؤنسز جو ہے آنے جانے سفر کے مہیا کرتے رہیں۔ ہمیں اگر بجٹ بھی دیا گیا ہے تو وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، ہماری کوئی مستقل بیوروکریسی نہیں ہے، یہی اسمبلی کے ملازمین ہیں، اسپیکر صاحب جو ہے جس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ وہاں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم نے اگر پیسے بھی رکھا ہوا ہے ہم تو واپس کرتے رہتے ہیں ہر سال جی۔ ہمارے وفود جاتے ہیں، کوئی یورپ میں جا رہا ہوتا ہے، کبھی افریقہ میں جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایشیا میں جا رہا ہوتا ہے، مختلف اطراف میں، تو ان وفود کے آنے جانے کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے سٹیٹس سے اوپر کسی ہوٹل میں رہا ہے تو ہم نے ان ارکان نے اپنی جیبوں سے پیسے دیے ہوئے ہیں جی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر بوجھ ڈالا ہے یا پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ آپ میری بات غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ آپ ایسے کی خود برد میں ملوث ہیں۔ آگے میری بات سنیں کہ ایک تو جو آپ 6 کروڑ اور فلاں کی بات، کروڑ کی بات کرتے ہیں، تو اجاگر کرنا، دنیا میں پھرنا، وفود بھیجنا پارلیمنٹ کے، یہ سارے سلسلے ہمارے چلتے رہتے ہیں، لیکن روز روز اس کمیٹی آخری وقت کہاں بھیجا تھا مولانا صاحب؟ ابھی ہم گئے ساؤتھ افریقہ سے، ابھی ہم آئے ہیں رمضان شریف سے پہلے،
اوکے، اور آپ کو لگتا ہے کہ 7 سالوں میں بحیثیت ایک چیئرمین آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا رہی ہے؟ اگر انٹرنیشنلی میں کہوں کہ پاکستان کے لیے ڈپلومیسی میں بات جو مکمل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پالیسی بنانا، اقدامات کرنا، یہ حکومت اور وزارت خارجہ کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ محض جو ہے وہ آپ کو سفارشات دے سکتی ہے، کسی مسئلے پہ آپ کو تجویز دے سکتی ہے، اجاگر کرتی ہے۔ ہمارے ممبران جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، کشمیر کے اندر جاتے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی میں شریک ہوتے ہیں، زنجیر بنانے میں شریک ہوتے ہیں، یہاں اقوام متحدہ کے دفتر میں جا کر ان کو احتجاج پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کا پارلیمنٹ کا ایک رول بنایا گیا ہے۔ چونکہ آج فضل الرحمان اس کا چیئرمین ہے، تو فضل الرحمان اب آرمی چیف بھی ہے اس مسئلے کے لیے، ISI کا چیف بھی ہے۔ آج فضل الرحمان جو ہے وہ وزیر خارجہ بھی ہے، آج وزیر اعظم بھی ہے۔ اور ایسے سوالات آپ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو پارلیمانی رول کا مطالعہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ سر، پارلیمانی رول کا بہت اچھی طرح مطالعہ ہے، یقین مانے سر۔ سوال آج یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیشل کمیٹی اور اتنے اسپیشل اختیارات جو ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں ہم وقت بھیجتے ہیں بار بار، نہیں ہوتے تو اختیارات بتائے جائیں نا، مجھے نہیں بتائے جائیں۔ سر آپ میری بات سنیں، آپ نے ایک نیشنل ڈسکورس کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے، انٹرنیشنلی آپ نے گلوبل کیمپینز لانچ کرنی ہے جو دکھیں، جو محسوس ہوں، جس کا امپیکٹ سنائی دیے۔ فار انسٹنس آپ نے واشنگٹن میں کبھی بھارتی لابی کا تو سنا ہوگا نا سر، کتنی زیادہ سٹرونگ ہے، کتنی با اثر ہے واشنگٹن کے اندر، کس طرح ادھر کے کانگریس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ that's ڈپلومیسی، that's lobbying۔ سو میں اس گلوبل کیمپین کا آپ سے ذکر کر رہی ہوں اور آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں سر، نہ سوال پوچھیں۔ کیمپین جو ہے نہیں گلوبل کیمپین جو ہے وہ وزارت خارجہ نے یا ہماری ایجنسیوں نے لانچ کرنی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کا ایک خالص سیاسی کردار ہوتا ہے جو ایک محدود کردار ہے۔ سر آخری 2 سوال ہیں آپ سے۔ جناب والا جی 2 سوال۔ ایک تو آپ نے کہا کہ اختیار نہیں ہے، اور پھر آپ نے اگلی ہی سانس میں بتایا کہ آپ نے کتنا کچھ اچیو کیا ہے، کس کو جارحانہ انداز میں موٹیویٹ اور موبلائز کیا ہے حکومت کو، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی۔ اب میں سوال آپ کا کر رہی ہوں، آپ نے کہا کہ اختیار نہیں ہے، ISI اور یہ سب جو ہیں ہم تو نہیں بلاتے، ہم تو نہیں پالیسی بلاتے۔ سر ان ایسنس آپ 7 سال سے اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آرمی بیوروکریسی اور سویلین رجیمز کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہے نہیں ہے پالیسی کے اوپر، میکنگ دا پالیسی، ایگزیکیوٹنگ دا پالیسی، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ یا آبسٹیکل ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کشمیر کے موضوع پر جو بھی پالیسی بنتی ہے گورنمنٹ کے ڈیکورم میں بنتی ہے، اس میں ایجنسیوں کا انپٹ بھی سامنے آتا ہے، فارن آفس میں بنتی ہے، فارن آفس میں، لیکن میری ایک تجویز رہی ہے اور میں اس پر ابھی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ رابطے میں ہوں، گفتگو کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ از دا سپریم۔ اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر اس کی خصوصی کمیٹی کو بھی سپریم حیثیت ہونی چاہیے، اور ہماری کشمیر پالیسی کے حوالے سے محور پارلیمنٹ ہونا چاہیے۔ وزارت خارجہ کو بھی ادھر کا رجوع کرنا چاہیے، ہماری جو ایجنسیاں ہیں جن کی ایک رائے ہوتی ہے، ادارے ہیں، ان کو بھی یہاں پر اپنا رائے جمع کرنی چاہیے، اور پھر اس کی روشنی میں حکومت جو ہے وہ ایک فیصلہ کر جب پارلیمنٹ اس کی منظوری دے۔ تو اس پر ہماری گفتگو ان کے ساتھ چل رہی ہے، تجاویز ہم نے دی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے جو اختیارات میں اس کمیٹی کو مزید سٹرانگ بنانے کے لیے بھی کچھ تجاویز دی ہوئی ہے۔ تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری انداز یہی ہے کہ دلیل سے آپ کسی کو سمجھائیں، ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کمیٹی الحمدللہ بڑے اتفاق رائے کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، اور کوئی مشکل ہمیں آج تک کمیٹی کے فورم پر درپیش نہیں ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ایشو کی جانب چلتے ہیں۔ اہم خبر آج کی کہ سب ملی بھگت ہے کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ یہ سب ملی بھگت ہے، ہیلے بہانوں سے کام چلایا جا رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن میں دوستانہ میچ ہے، اور اس طرح ملک نہیں چلا جا سکتا۔ ناظرین، یہ آج کے ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اراکین کی عدم تقرری پر چیف جسٹس کا سو موٹو نوٹس، اس کی آج دوسری سماعت ہوئی، اور حکومتی اراکین کئی بار بیٹھک کر چکے ہیں اس حوالے سے، لیکن زیر زبر کے فرق کے ساتھ ایسے ہی ریمارکس چیف جسٹس نے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی دیے تھے، اف یو ریممبر۔ اس کے بعد زور زبردستی انتخابات تو ہو گئے، لیکن آج بھی ایز وی اسپیک
उन मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, काउंसलर्स के इंतखाबात और इख्तियारात हवा में मुअल्लक हैं और इसी तरह राय शुमारी का मामला है। हर जमात की अपनी दलीलें हैं और अपनी ही तावीलें हैं। जज साहब को सियासतदानों की नीयत पर शक है, ये महसूस हो रहा है। पिछले 2 दिनों से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, इस हवाले से एक तशवीश बढ़ रही है, क्योंकि बैठकें तो हो रही हैं, गो के अपोजिशन भी बटी हुई नज़र आ रही है, किसी बात में मुत्तफिक नहीं नज़र आ रही। हुकूमत की जानिब से भी महसूस होता है देर हो गई और इस पूरे सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अदालत उज़्मा के रिमार्क्स तशवीशनाक हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर मौजूद हैं रेलवे के, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? अल्लाह का करम सर, आपकी दुआएं हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा कि पिछले 48 घंटों से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, मुझे 2 एस्पेक्ट्स में बात समझाइएगा। एक तो जब इसके ऊपर वैसे ही काम शुरू हो गया है और मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान, तो आपको लगता है कि सुओ मोटो नोटिस लेने की अभी ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन मेरी, आप क्या चाहती हैं, मुझ पे कंटेम्प्ट लग जाए? नहीं सर, एक जेन्युइन सवाल है, मैं खुल के बोलें सर, आप तो शेर आदमी हैं। जी नहीं, इतना भी शेर नहीं है। सीधी बात है कि मैं अपनी जो मेरी ओपिनियन है वो जरूर दूंगा। मैं कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने जो लीगल एडवाइजर है हमारे, उनसे भी बात की थी। गुजारिश ये है कि 45 दिन की गुंजाइश तो ऑलरेडी मौजूद है, अमेंडमेंट हो चुकी है और वो तारीख भी 25 जुलाई बनती है जो तारीख दी गई है। तो और गवर्नमेंट के और अपोजिशन पार्टीज की गुफ्तगू भी जारी है और ये सिर्फ 2 जमातों का मामला नहीं है। अपोजिशन में बहुत सी पार्टियां जाहिर है, उन्होंने आगे भी एक दूसरे से कंसल्टेशन करनी है। फिर 1-2 नाम नहीं है, बहुत से नाम है। जिस जमात के पास भी नाम जाएंगे उनके नाम आए हमारे, वो उनका प्रोफाइल चेक करेंगे, उनकी पार्शलिटी और उनका प्रोफेशनलिज्म चेक करेंगे। 2-4 दिन का काम तो नहीं है ये। अब अगर इस पे एक नोटिस लिया गया तो मैं इस पे कुछ बात करने से कासिर हूँ। मैं एक मौक़िफ़ जरूर रखता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला, इसलिए मैं इस पे बात करना नहीं चाहता। लेकिन हैरत और ताज्जुब हमें भी हुआ है। तो ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, चीफ जस्टिस को आपकी नीयत पे शक क्यों हो रहा है, सियासतदानों के ऊपर शक क्यों हो रहा है? वो क्यों कह रहे हैं कि सब मिली भगत से हो रहा है? पहली बार तो नीयत पे शक नहीं हो रहा ना सियासतदानों की। हमारी गर्दन सबसे पतली है, जिसका दिल करता है कभी यहाँ पर सर डाल देते हैं, कभी और सर डाल देते हैं, तो डाल दें जी, हमने भुगतना ही है ना जी, आज हो गए इस काम में। नहीं, ज्यादातर तो जुडिशरी का भार पिछले 4 साल में पीपल्स पार्टी पे पड़ा ना। इस दफा दोस्ताना मैच के ताने एक बड़ी इंस्टीट्यूशन से आपकी जानिब भी आ रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर इतने खर्चे के साथ वजीर आजम, कि मेरा ख्याल ये है कि मैं इसका डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहता। मेरा ख्याल है फैसले बोलने चाहिए, खुद बोलने की बजाय फैसले बोलने चाहिए। बाकी मेरा मौक़िफ़ ये है कि 25 जुलाई की जो तारीख है, जो बताया हमारे कानूनी माहिरीन ने, वो तो ऑलरेडी 45 डेज की जो गुंजाइश है उसमें भी 11 दिन बाकी हैं। इसीलिए ताज्जुब हुआ ना कि भाई ये काम तो हो रहा है और उसी डेट के अंदर होना है। मगर सर एक और पर्टिनेंट सवाल जो उठाया गया अदालत में भी, सर ये भी जिक्र हुआ कि वजीर आजम जब इतना खर्च करके काबीना कह रही सॉरी अपना ऑफिस जो है वो लंदन में उनने मुंतकिल किया हुआ था जब बीमार थे, और वापस आने के लिए एक प्लेन भी चार्टर किया गया, तो अगर वो इन ऑफिस थे और अपेरेंटली एक्टिव थे तो उधर से क्यों नहीं नाम भेजे? ये काम तब से क्यों नहीं शुरू हो गया? देखिए ना, मेरी बात सुने, एक मामूली जो इल्म रखता है उसको भी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नहीं करना, और वज़ीर आज़म साहब की गैर मौजूदगी में हुक्मरान जमात जो थी, हुकूमती पार्टी, वो अपनी प्रपोजल बना चुकी थी। उनकी अप्रूवल तो वह लंदन से उन्होंने दी हुई थी, लेकिन अपोजिशन के हिस्से का काम तो अपोजिशन ने करना है और अपोजिशन भी अपने हिस्से का काम कर रही है। अब क्या किया जाए, इस पे कोई तबसरा करते भी डर लगता है, सच्ची बात है। सर जर्नैलों पे तबसरा करते तो आप नहीं डरते थे? मैं इस पे भी तबसरा नहीं करना चाहता। अच्छा सर, और आखिरी सवाल अहम सर, मुझे वक्फा लेना है, उससे पहले मैं आपसे सुनती जाऊं। गो के अहम बात आपने की, इससे पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे हैं कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो बड़े बड़े बोलने वाले जब नहीं बोल पाते तो क्या मुश्किलात होती हैं। यानी बात करना आसान काम है, लेकिन जब गले में ढोल पड़ता है और बजाना पड़ता है तो पता चलता है। एक एक अदारे को ठीक करना, तबीयत साफ हो जाती है, मिजाज दुरुस्त हो जाते हैं आदमी के, जैसे आजकल हमारे मिजाज दुरुस्त हो गए।
जी अब बताइए। जी आखिरी सवाल ख्वाजा साहब, ये बताइएगा तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 12 बजे गैर मौसर होने जा रहा है सर, 12 बजे, एक फ़कत क्या 1.5 आवर रह गया है सर, उसकी समरी भिजवाई हुई है वज़ीर दाखिला ने PM को, अभी तक अप्रूवल नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है सर कि आपसे एज अ डेमोक्रेट एज वेल सर, आपको लगता है पिछले 2 साल में इस हवाले से जो है वो अच्छे काम हुए हैं, बड़ी पेशरफ्त हुई है? और दूसरा अहम सवाल सर कि 12:01 यानी कि 1 मिनट जब ऊपर हो जाएगा और क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं हुआ तो उसके बाद जो स्पेशल इख्तियार हैं आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को छापे मारने के, लोगों को हिरासत में रखने के, रिमांड में ले लेने के, एंड ऑफ कोर्स सारे जो एक्सटेंडेड इख्तियार दिए गए उनका लीगल कवर क्या होगा? मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि आपने गलत आदमी चुन लिया आज के शो के लिए, क्योंकि इसका जवाब हमारे जो कानूनी माहिरीन है वो दे सकते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि मैं ज़ाती तौर पे फौजी अदालतों का कभी हामी नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दोचार है और जो लोग पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द कर रहे हैं उनके तदारक के लिए अगर फौजी अदालतें काम करती रहती हैं तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। और ये भी कि फौजी अदालतों की तश्कील का मुतालबा फौज की जानिब से नहीं आया था, बल्कि ये पाकिस्तान के सभी सियासी जमातों और सियासतदानों ने मिलकर फैसला किया था। तो जो दुरुस्त सिमत में कदम है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए इससे कता नजर, क्योंकि आप जानती हैं अच्छी तरह, हम सब जानते हैं कि कितना मुश्किल था दहशतगर्दों को सजाएं देना। अब इस पे बात होती रहेगी कि जब ये फौजी अदालतें कायम की गई तो रेशो कितनी बड़ी सजाओं की, यकीनन बड़ी है, इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हर निज़ाम में मौजूद होती है। अब ये बात कि एक्सटेंशन नहीं हुई है इसका एक का दिन में मालूम हो जाएगा, सच्ची बात है, मैं इसमें ऑन बोर्ड नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया साद साहब, वैसे मैंने बड़ा सोच के बंदा आज कनेक्ट किया था, ये जानते हुए कि 2 टोक भी है, बात भी कर लेगा, और सर इसलिए क्योंकि अब मौकफ ये है कि देर कर देती है आपकी हुकूमत हमेशा की तरह, जिस अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मिली भगत है, देर कर रहे हैं, एक एजेंडा है हुकूमत का, इसमें भी कि कानून साजी की जाती है। प्लीज मुझे कोई मिली भगत नहीं है, लेकिन अगर कोई कहना चाहे तो उसको हम रोक नहीं सकते, कोई मिली भगत नहीं है। मिली भगत का लफ्ज जो है ये मैं समझता हूँ ये इस्तेमाल करना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है, अदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रफीक मौजूद है, कह रहे थे इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, कुछ कहते हुए भी कतरा रहे थे कि पकड़ ना हो जाए आला अदलिया की जानिब से, और ये भी मानना था कि अदालतों के फैसले बोलने चाहिए ना कि इस तरह के रिमार्क्स। छोटा सा वक्फे के बाद बताएंगे आपको 1 घंटे बाद खसूसी अदालतें रहेंगी और ना ही गिरफ्तारी के इख्तियारात। इसका मतलब क्या है, इस दफा किसने देर कर दी और अब फैसला वही बड़े करेंगे या कहीं और होने जा रहा है? स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आपको बता रहे थे कि 1 घंटे के बाद इस मुल्क में खसूसी अदालतें रहेंगी ना। गिरफ्तारी के इख्तियारात बताया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट 12 बजे गैर मौसर होने वाला है। इस हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ कि इसको एक्सटेंड करना है कि नहीं, गो कि 3 हफ्ते पहले खबर आई थी कि एक्सटेंशन होगी। जैसे ही इसके ऊपर ज़रा सी वजाहत आएगी ये देखना पड़ेगा, मगर बहुत देर हो गई क्योंकि 12 बजे गैर मौसर होने वाला है। सलमान अकरम राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा एज एन एक्सपर्ट ऑन लॉ सर, ये बताइएगा कि ये 14 जुलाई को ये एक्ट गज़ेट ऑफ पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया था। सो एज ऑफ राइट नाउ 12 बजे कह रहे हैं कि ये गैर मौसर हो जाएगा। सो अब जो वजीर दाखिला की तरफ से समरी है वो पेंडिंग है PM के पास। इतने अहम मसले के ऊपर आपको नहीं लगता कि अर्जेंटली इसके ऊपर फैसला किया जाना चाहिए था? नहीं, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना, दोनों सूरतों में फैसला तो हो जाना चाहिए था। अब ऐन मुमकिन है ये वजीर आजम साहब की अदालत मुल्क से बाहर रहने की वजह से बात ना हो सकी हो, लेकिन आपका बिल्कुल ये कहना दुरुस्त है कि ऐसे मामले को इस पे यकीनी की हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। तो सर ये बताइएगा सलमान साहब, जो आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के तहत, जब ये सिविल आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस एक्ट करेंगी तो उनको लीगल कवर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन जो ताकत इस कानून के तहत थी वो ताकत तो इस कानून के खत्म होते ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ताकत है, हमारे दीगर जो कवानीन है, एंटी टेररिज्म एक्ट वगैरह वगैरह, उनके तहत भी बहुत सी ताकत हासिल है, वो रहेगी। लेकिन इस कानून के तहत जो कोई इख्तियार था वो खत्म हो जाएगा। और जो लॉबी अभी एहतजाज कर रही है वो क्या सोचे हुए है जहन में, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शब्बर जैदी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और अलमास हैदर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर बताइएगा कि अभी जो तमाम टीवी
चैनल्स के ऊपर ईद के बाद एकदम लोग उठे हैं और शौक आया है कि तमाम DHA और तमाम ज़मीनों की जो प्राइसेस है गिरने शुरू हो गई हैं और एक शौक है, आप देख रहे हैं। आप इस तरमीम को किस नज़र से देखते हैं? गुड, बैड, एक्सीलेंट? मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही एक्शन लिया है और एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट बना हुआ था, इस प्लॉट स्पेशली प्लॉट फॉर अनटैक्स मनी और ब्लैक मनी की पार्किंग लॉट थी, और ये इस वजह से थी कि एक सर्कुलर था 93 का जिसके तहत असेसिंग ऑफिसर को ये इख्तियार हासिल नहीं था कि वो मार्केट ट्रांजैक्शन पर वैल्यू कर सके, और उसको ये रिक्वायर्ड था कि वो DC वैल्यू जो एक डिस्ट्रिक्ट क्लर्क की वैल्यू होती है उस पर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को वैल्यू करे, और कराची में तकरीबन DC वैल्यू जो है वो एक्चुअल प्राइस से 1/10 से भी कम हो गई है। तो इसका मतलब है अगर प्रॉपर्टी में ख़रीदता था तो अगर 10 लाख का रजिस्ट्री होती थी तो प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपये होती थी। तो तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 300 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी बिजनेस में पार्क हुआ है, क्योंकि हमारी डिमांड ऑफ ब्लैक मनी 300 बिलियन डॉलर इस वक्त प्रॉपर्टी में पार्क हुआ है। हमारी डिमांड ऑफ प्लॉट बहुत ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ प्लॉट बहुत कम है, इसलिए प्रॉपर्टी की प्राइस एक्सेप्शनली हाई हो गई हैं और प्रॉपर्टी अब किसी मुतवस्सित तबके के लिए घर बनाना या प्लॉट बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। तो गवर्नमेंट ने जो एक्शन किया है वो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बिल्कुल ठीक है, मगर मैं साथ में ये भी सोशल बेनिफिट्स भी हैं इसके। जी मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा कि अब ये ट्रांजिशन होनी चाहिए कि जो इतना बड़ा गैप है अब उसको जब एकदम से आप ट्रांजिशन में लेके जाएंगे तो एक बहुत बड़ा शेकअप आएगा। तो गवर्नमेंट को एक ट्रांजिशन मैकेनिज्म देना चाहिए जिसके तहत ये जो मैं इसी के ऊपर बात कर रही हूँ शबर साहब, इसी पे कि ये तो पूरी टोटल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील होने जा रहा है हमारी मुईशत का। मैं अलमास हैदर साहब आपकी जानिब भी आऊंगी। अभी आप देख रहे हैं कि एक शोर और वावेला मचा हुआ है कि बाइंग और सेलिंग है भाई ज़मीनों की, प्राइसेस आर गोइंग डाउन, DHA कराची का भी स्टैंड स्टिल पे है, DHA एवरीवेयर, ऑल सारी ज़मीनें। सर मुझे बताएं ये शॉर्ट टर्म डर है लोगों को और स्पेशली ये लैंड माफिया को, लॉन्ग टर्म क्या आप भी देख रहे हैं कि ये नेशनली एक बेहतरीन फैसला है? और अहम सवाल का जवाब दें अलमास हैदर साहब कि इसका बेनिफिट, मुकम्मल बेनिफिट लेने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेहर बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक स्पेकुलेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था पिछले साल 2 साल में, और वो स्पेकुलेशन की वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ रही थी, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो जो लोग प्रोडक्टिव सेक्टर्स में भी काम कर रहे होते हैं वो अपने पैसे निकाल के अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में डालना जैसे कि जमीन, मतलब जमीन डेफिनेटली, इसको हम रियल एस्टेट ना कहें बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर कंस्ट्रक्शन आ जाती है, ये असल में सारी के सारी लैंड के अंदर जा रही थी, और ये वहां पे ब्लैक मनी भी साथ साथ पार्क हो रही है। ये वो पैसा था जो दुबई जाया करता था वो शायद रुकना शुरू हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे लश प्रॉफिट्स क्रिएट हो रहे थे। अब जब स्पेकुलेशन इस तरह से हो रही होती है और गवर्नमेंट उसका एनवायरनमेंट चेंज करती है तो उस स्पेकुलेशन रिवर्स भी हो जाती है और उन लोगों को नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त जो कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं पिछले 2-3 दिनों से, जो मुझे रिपोर्टें मुख्तलिफ रजिस्ट्रार्स और DHA से आ रही हैं, तो ये है कि जो जहाँ पे 200, 300 ट्रांजैक्शन हुआ करती थी रोजाना, वो सिफर हुई, वहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर है 2-2, 4-4 ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अच्छा, तो लाजमी बात है कीमतें कम। सर अब आप देख रहे हैं, क्विकली मेरा वक्त कम है, आपका सवाल का मैं दूसरा हिस्से पे आ जाऊं। अब जब ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या हुकूमत ने वो अपॉर्चुनिटी साथ ही क्रिएट कर दी थी, क्योंकि हुकूमत को पता था ये होगा, क्या उन्होंने क्रिएट की कि ये पैसा जो है वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर जा सके? वो उन्होंने क्या टैक्सेस जो है इंडस्ट्री के ऊपर और कमर्शियल एंटरप्राइजेस पे कुछ कम किए जहां पे वो आराम से पैसा जा सके? बहुत बहुत शुक्रिया अलमास हैदर साहब। शबर साहब आखिरी सवाल, जो 2% टैक्सेस लगे हुए हैं इंडस्ट्री पे और कॉमर्स पे, क्या आपको लगता है कि इसको कम कर देना चाहिए एज एन इंसेंटिव कि अब ये लोग पैसा जो इधर इन्वेस्ट करने के बजाय जो पाकिस्तान में जमीनों में कर रहे थे लोग दुबई ना भेजें बल्कि वापस इन्वेस्ट करें हमारी कॉमर्स में और इंडस्ट्री में? क्विकली सर। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो इंडस्ट्री है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा बर्डन टैक्स का बियर कर रही है और तकरीबन 42, आपने बिल्कुल सही कहा, 42% नेट टैक्स है। तो गवर्नमेंट को अगर इस मोबिलाइज करना है और पैसे को सही जगह डाइवर्ट करना है तो आप इस साइमल्टेनियसली उनका टैक्स रेट कम करें तो वायबल हो जाएगा, जो पैसा वहाँ लगा हुआ था वहाँ से मूव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे।
एक हैं और अलमास हैदर साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपको मिसाल देती चलूँ, आयरलैंड ने 12.5% अपना कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रख दिया और फिर एस्टिमेट किया कि हमारा GDP और हमारी जो ग्रोथ होगी वो 7.9% होगी। यकीन मानिए ग्रोथ क्या हुई? ग्रोथ हुई 26%, यानी कि एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ, मच मोर देन दे वर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इतना उनने फिजा जबरदस्त कायम कर दी कि चाहे मल्टीनेशनल्स हों, ग्लोबली दे स्टार्टेड relocating their headquarters in Ireland. So ये बेहतरीन मिसाल हमारे सामने। और इसी के साथ आखिरी स्टोरी की जानिब चलेंगे। द टॉप मोस्ट स्टोरी ऑफ द डे। दो अहम आज तब्दीलियां हुई हैं। एक तो फैसला कर लिया गया है स्टील मिल्स की निचकारी के बारे में, और दूसरा इसाक डार साहब इक्विट होने जा रहे हैं शायद। अहम खबरें हैं, डिटेल्स हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सनाउल्लाह साहब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। निचकारी स्टील मिल्स बहुत बड़ा मसला था, हवा था, क्या एकदम डिसाइड हो गया? पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, नहीं है, क्या हो रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल्स। जब इस हुकूमत ने 2013 में टेक ओवर किया तो उस वक्त स्टील मिल की जो पैदावारी सलाहियत थी 25% पर वो चल रही थी। इन्होंने एक अच्छा फैसला किया उसको बेल आउट पैकेज देने का, 18.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया, और ये डिसाइड हुआ कि ये जब 70% पे जाएगी तो ब्रेक इवन हो जाएगा, लॉस से निकल जाएगी। और उस वक्त जो इनकी लाइबिलिटीज़ थी 200 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ थी। उस पैकेज पे अमल दरामद शुरू हो गया। इंटरेस्टिंगली 10 जून 2015 को जब उसकी कैपेसिटी 60 से 65% पर आ गई और वो करीब थी ब्रेक इवन पे आ जाती, अचानक सुई सदरन जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उसकी गैस डिसकनेक्ट कर देता है, गैस बंद कर देता है, क्योंकि सारी उसकी भट्टियाँ गैस पर ही चलती हैं और उसकी प्रोडक्शन एकदम ज़ीरो पे आ जाती है। 10 जून 2015 को, आज 13 महीने हो गए, स्टील मिल की प्रोडक्शन ज़ीरो है। सुना सैलरीज मिल रही है मुलाजिमीन को और ज़ीरो प्रोडक्शन है। आप इंटरेस्टिंग बात देखें क्या हुआ। क्या सुई सदरन के उनके जुम्मे थे 16 अरब नेट वो थे, अगर उसके सरचार्जेस मिला दें तो 35 अरब है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एक तरफ के इलेक्ट्रिक है, उसने 52 से 54 अरब रुपए देने सुई सदरन के, उनको आज तक गैस बंद नहीं की। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, सरकारी सेक्टर की बंद कर देती है। इस 13 महीने में 200 अरब की लाइबिलिटी बढ़ के 385 अरब रुपए पे चली गई हैं लाइबिलिटीज़। 250 अरब रुपए का लॉस हो गया है। उस वक्त फाइनेंशियल एडवाइजर जो इन्होंने रखा था, सर मेरा आखिरी सवाल स्टील मिल को 90 अरब रुपए दे दें, स्टील मिल जो की जो प्रोडक्शन है 1 मिलियन टन से बढ़ के 3 मिलियन टन हो जाएगी। स्टील मिल ना सिर्फ सीपैक को तमाम लोहा देगी बल्कि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन, बाकी ममालिक को भी ये आपको। सनाउल्लाह साहब, हुकूमत की काबीना कमेटी बराए निचकारी ने जो ये फैसला आज किया है, ये कंट्रोवर्शियल हुआ है? पीपल्स पार्टी ने कुछ कहा है? बिकॉज पाकिस्तान स्टील निचकारी कमीशन और वजारत सनअत और पैदावार में वैसे ही तजाद नजर आ रहा है। जब लास्ट ईयर इसकी निचकारी का अमल शुरू हुआ तो सिंध हुकूमत ने कहा ये हम खरीदेंगे, फिर खतो किताबत शुरू हुई, फिर 10 जून की एक डेडलाइन दी फेडरल गवर्नमेंट ने कि सिंध हुकूमत जवाब नहीं आया, तो आज ये फैसला अब क्या होने जा रहा है? अब इन्होंने इसको गो हेड दे दिया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कि इसकी निचकारी का अमल शुरू कर दिया जाए। लेकिन जो अवामिर नजर आ रहे हैं, इससे जानबूझ के इसको इस पोजीशन पर लाया गया है। मैंने आपको जो बताया 90 अरब रुपए मांगे थे, अगर 90 अरब दे देते तो इसकी ना सिर्फ प्रोडक्शन 1 मिलियन टन से बढ़ के इसकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन हो जाती, बल्कि ये सीपैक बाकी सब की। और अंदाजा करें इस 12 महीने में गुज़श्ता माह $3.5 बिलियन की हमने इंपोर्ट की हैं। जिन 8,000 खानदानों के चूल्हे बुझने जा रहे हैं सर, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है। 8,000 नहीं, 16,000 खानदान, 16,000 एम्प्लॉई है जी। 14,000 मुलाजिमीन से सर 6,000 को इन्हें फैसला किया हमने फायर करना है। नहीं, वो फायर नहीं कर सकते इतने आराम से, वो रेगुलर एम्प्लॉई हैं। 2013 से जो रिटायर हो गए उनको ग्रेजुएटी और पेंशन तक नहीं मिली है। बाकी 5-5-6 माह की उनकी, अब बल्कि 14 जून को अभी उनके पास जो इन्वेंट्री और स्क्रैप था उसको भी बेचने से उनको मना कर दिया कि वो भी ना बेचें। वही तो तजाद हुआ था मोहम्मद जुबैर के दरमियान, मिनिस्टर फॉर प्रोडक्शन के दरमियान, यही तो मसला पड़ा था। मैंने जो आपको कहानी सुनाई आपको समझ नहीं आ गई सर कि इसको औने पौने दाम आगे बेचने जा रहे हैं। इस पोजीशन पे ले आए हैं कि जो मेरी समझ में आ रहा है कि जानबूझ के इस पोजीशन में आए हैं, अपनी मर्जी के खरीदार को ये देंगे और आप हालत देख लें उसकी क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। बेहतरीन तौर पे हम भी समझे, अवाम भी समझी क्या सूरत हाल है स्टील मिल्स की। इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट आप हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सनाउल्लाह साहब की हमारे न्यूज़ बुलेटिन में देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।